क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं शोभा सिंह आप सभी को हिंदी क्षितिज के गद्य खंड के अंतर्गत नेताजी का चश्मा पढ़ाऊंगी। पर बच्चों, उससे पहले आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। हमारे इस चैनल पर आपको समस्त पठन सामग्री उपलब्ध होती रहेगी। तो अब मैं आप सभी को इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। आपका जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। इसी बीच विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। इन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो बच्चों, अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, नेताजी का चश्मा। इसके बारे में हम आपको पहले सार बताएंगे। इस पाठ में नेताजी की मूर्ति पर चश्मे का न होना, कैप्टन की देशभक्ति और देश में देशभक्तों की कमी न होने के बारे में बताया गया है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा आप लोग सभी लोग जानते होंगे, कस्बा कैसा होता है, जो कि गांव की तरह से नहीं होता है और ना शहर की तरह से विकसित होता है। उसे हम कस्बा कहते हैं। मतलब आवश्यकता की सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन विशेष रूप से वो विकसित नहीं होता है। जैसे इस कस्बे में लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था और 2 सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कुछ न कुछ कार्य करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूँकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम एक हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, लेकिन मूर्ति में एक कमी थी कि उस मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं लगा हुआ था। तो ये कमी कैप्टन को खलती थी। तो उस मूर्ति पर एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया और जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, ये खूब आइडिया है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल मीन्स वास्तविक, मतलब चश्मा वास्तविक पहना दिया गया और मूर्ति जो थी वो पत्थर की थी। फिर जब दूसरी बार हालदार साहब आए तो उनकी फ्रेम पर फिर दूसरा जो है फ्रेम का चश्मा, और इसी तरह से जब तीसरी बार हालदार साहब आए तो उनकी मूर्ति पर फिर एक नए आकृति का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा हरदम कैसे बदल जाता है, ये जानने के लिए उन्होंने पान वाले से पूछा। पान वाले ने बताया कि ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझने में देर नहीं लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता है। साथ ही मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा अगर ग्राहक मांगता है तो वो उस मूर्ति पर लगे हुए फ्रेम को दे देता है ग्राहक को, और फिर एक नया जो है फ्रेम मूर्ति पर लगा देता है। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला जो मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता है, तो वो आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है या कि नेताजी का कोई साथी है।
तो पान वाले ने बताया कि लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह पागल है इसलिए ऐसा करता है। जबकि पान वाले को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमें ये अधिकार नहीं है कि किसी के शारीरिक विकलांगता पर हम कोई कमेंट करें। तो लेकिन अब ये पान वाले ने जब ऐसे कहा तो बुरा लगा। किसको बुरा लगा? हालदार साहब को। हाँ ठीक, हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था। अब बच्चों ये बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये किसी प्रश्न का उत्तर है। कैप्टन कैसा था? मरियल लंगड़ा सा आदमी था और बूढ़ा था, जिसके सिर पर गांधी टोपी थी और चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे अधिक नहीं बताया और बताने के लिए मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई तरह के चश्मे लगे हुए देखे, लेकिन एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। और ये देख करके हालदार साहब एकदम से सकते में आ गए और उन्होंने पान वाले से इसका कारण जानना चाहा। तो पान वाले ने बताया कि साहब कैप्टन मर गया। ये सुनकर तो उनको बहुत ही दुख हुआ और फिर 15 दिन बाद कस्बे से जब गुजरे तो उन्होंने ये सोचा कि आज मैं रुक कर पान भी नहीं खाऊंगा और न ही मूर्ति की तरफ देखूंगा, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। लेकिन जब उनकी गाड़ी चौराहे से निकली तो अनायास ही उनकी नज़रें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ पड़ीं। जैसे ही उन्होंने देखा मूर्ति को, वैसे ही उन्होंने एकदम से जीप को रोकने का आदेश दिया और जीप से उतर करके मूर्ति के सामने खड़े हो गए। क्यों? उनके लिए ये एकदम आश्चर्यचकित बात थी कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जैसा कि छोटे बच्चे अपने खेलते समय बनाते हैं। तो ये देख करके हालदार साहब की आंखें नम हो गईं और उनको यह एहसास हुआ कि इस देश में कभी भी देशभक्तों की कमी नहीं होने पाएगी। तो ये था आपका चैप्टर नेताजी का चश्मा। तो आप लोगों ने भली भांति समझा। अब हम इसके क्वेश्चन आपको क्लियर करेंगे, ठीक है? तो आप लोग भी इसका क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे तो हाथ उठाइएगा बच्चों। सब एक साथ नहीं बोलेंगे, हम जिससे पूछेंगे वो ही आंसर देगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपका है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कोई इसका आंसर बताएगा? कोई भी बच्चा इसका आंसर बताएगा? आदिति तुम बताओगी? कोशिश करो बेटा। हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक, कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। अगर हम किसी देशभक्त का सम्मान करते हैं तो वो भी हमारी देशभक्ति में ही गिना जाएगा। ये नहीं कि हम जाके सीमा पर सिपाही बनकर तैनात ही हो जाएं तभी हम देशभक्त कहलाएं, ठीक है? अब आया समझ में? आप सबको आया समझ में? सभी को? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों 3 क्वेश्चन और हैं, तो 1 बाय 1 हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। अब उसमें 3 क्वेश्चन और बन रहे हैं। पहला ये कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? कोई बताना चाहेगा?
विपिन, आप बताइए। ठीक। वे इसलिए मायूस हो गए थे कि वे ये सोच रहे थे कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। मूर्ति तो मिलेगी लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैप्टन तो मर चुका है और वहाँ अब किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? सेकंड क्वेश्चन देखिए, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? प्रवीण, तुम बताओ। हाँ, बिल्कुल ठीक। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। हमारी भावी पीढ़ी जो है वो इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। आ गया? सबको आया? चलिए, तीसरा है आपका, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? कोई बताएगा? निधि बताओ। बिल्कुल ठीक। जब उन्होंने नेताजी के प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो उनके मन की जो निराशा थी वो अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता ने आंखों में आंसू ला दिए और उन्हें ये विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। आ गया समझ में? सबको आया? मुझे तुम्हें आया? आदिति, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, अब थर्ड है आपका, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अब ये किसके लिए कहा गया है? तो देखिए, इसका आंसर हम ही क्लियर कर दें। हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाता है, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वे ऐसे अवसर तलाशते रहते हैं जिनमें उसके स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देना पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। आ गया समझ में? सबको आया? आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अभी जब हमने आपको चैप्टर के बारे में बताया था तो ये बीच में हमने बताया था कि ध्यान से सुनिए, ये किसी क्वेश्चन का आंसर है। तो ये उसी क्वेश्चन का आंसर है कि इसमें पान वाले के बारे में आपको बताना है कि पान वाला कैसा था। तो इसको आप ही लोगों में से कोई बताए। आरती, हाँ बताओ बेटा। ठीक, बहुत सही। पान वाला कैसा था? देखो, सबसे पहली बात तो ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत कैसे हो गए थे? काले हो गए थे और लाल हो गए थे। आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग पान ज़्यादा खाते हैं तो उनके दांत जो है लाल हो जाते हैं, और जो लोग उसमें तंबाकू भी खाते हैं तो उनके दांत काले पड़ जाते हैं। और वो हर समय पान ही खाया करता था, उसके मुंह में हर समय पान ही रहता था, तो इसलिए उसके दांत जो थे वो लाल और काले हो गए थे। और उसके सिर पर गिने चुने बाल थे, ज़्यादा बाल नहीं थे। लेकिन वह, हाँ, साथ ही वह पान वाला जो था वो मोटा भी था और काला भी था, लेकिन वो खुशमिजाज आदमी था। ये पान वाले का रेखा चित्र हुआ। इस क्वेश्चन में आपको पान वाले के बारे में पूरा बताना है कि वो कैसा दिखने में लगता था और उसका रंग कैसा था, इत्यादि चीज़ें।
आ गया समझ में? सबको आया? तो आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। ये तो क्वेश्चन आपको अपने आप ही करना चाहिए कायदे से, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया इसमें पूछी गई है, लेकिन फिर भी लिखेंगे आप, हम इसको आपको क्लियर करेंगे। तो इसके आंसर में आप ये लिख सकते हो कि ये टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा कही गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी, वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पानवाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पानवाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। तो आया समझ में? सबको आया पूरी तरह से? अब आप क्वेश्चन के आंसर कर लेंगे। सबको आ गया? ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, गुड बाय।